Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आज से खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444 और तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार अमरीश, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन। और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश ब्लेक। Prime Minister Narendra Modi says India's millet mission to be a blessing for 2.5 crore small farmers inaugurates Global Millets Conference in New Delhi. India's share in global dairy sector set to increase by up to 33% in the next decade, says Union Minister Amit Shah. Second meeting of Startup 20 Engagement Group under India's G20 presidency begins in Gangtok. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने की योजना से देश के 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। उन्होंने नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में बढ़कर 33% तक हो जाएगी और भारत की अध्यक्षता वाले G20 समूह के तहत स्टार्टअप 20 संबद्ध समूह की दूसरी बैठक आज गैंगटॉक में शुरू हुई। और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने की योजना श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जल संकट से जुड़ी समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मित्र देशों के बीच मोटे अनाजों के उत्पादन की शैली को साझा करने के लिए एक स्थिर व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला विकसित हो सकती है जिससे मोटे अनाजों को कारगर तरीके से खेत से बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश के कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी लगभग 6% है। उन्होंने वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं से अपील की कि वे इस हिस्सेदारी को बढ़ाने में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए अच्छे हैं और इनसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न का संबंध केवल हमारे आहार या कृषि से नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की खुशहाली का साधन है। शरद जी,
बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और हम देख रहे हैं काफी समय से इस सरकार ने जिस तरह से मोटे अनाज के ऊपर बल दिया है, और अब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। आप क्या क्या खूबियां हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि अगर हम मोटे अनाज को यूज करें तो? और देखिए, ये धन्यवाद। पहले तो देखिए, खूबियां ये मैं खाली एकेडमिक खूबियां नहीं बताऊंगा। मैं स्वयं आज भी सुबह मोटा अनाज खा के आया हूं और मेरे मील में मोटा अनाज जरूर शामिल होता है। सानवा है, शमा है, फॉक्सटेल है, बार्नयार्ड है, लिटिल कंगनी है, लिटिल मिलेट है, कंगनी है। और मैं अगर उनके फायदे गिनवाऊं तो आप मेरे ख्याल बाकी का आज हम मार्केट मंत्रा की जगह मिलेट मंत्रा कर देंगे, क्योंकि इतने फायदे हैं। उसमें आयरन है, उसमें प्रोटीन है, उसमें ग्लूटेन फ्री है। जो बहुत से लोग आजकल देखा जाता है ग्लूटेन से उनको एलर्जी होती है, तो ग्लूटेन फ्री है और आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा है। मतलब इसके तो फायदे अनगिनत है। और मुझे तो हैरानी ये है कि आज तक लोगों ने इसको पहचाना नहीं और इसकी वैल्यू नहीं, और इसको उगाना आसान है, बहुत सारे किसान, और अब तो इसकी कीमत बहुत अच्छी मिल रही है। हम बार बार एमएसपी की बात करते हैं फूड ग्रेन्स पर, इसकी जो कीमतें हैं वो, और ये दुनिया का एक रेवोल्यूशन बन चुका है आज। मैं समझता हूं अगर मोटे अनाज पे हमारे किसान भाई ध्यान दें तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन काफी समय से ऐसा चल रहा था कि लोग, मतलब शहरों में रहने वाले लोग उतना मोटे अनाज की तरफ, मोटे अनाज के नाम पे बाजरा का नाम ज्यादा आता था। अब जो मैंने आपको नाम गिनाए, शमा है, सानवा राइस है, फॉक्सटेल है, बार्नयार्ड है, लिटिल मिलेट है, कंगनी है, ये ऐसे अनाज नए निकल गए। और आज आप जाएं तो हमें तो, मैं तो अभी आकाशवाणी आ रहा था तो नीचे रिसेप्शन पर एक अब तो डिस्पेंसर लगा हुआ है, एटीएम टाइप है, आप उसमें मोटा अनाज कहीं से भी खरीद सकते हैं। मुझे लग रहा है जिस प्रकार सरकार ने इसको बढ़ावा दिया है तो लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी सेहत सुधरेगी आने वाले सालों में। We have two callers on line with us, one from Kolkata and the other from Bengaluru. First we go to Bangalore and say a big hello to Prasad. Warm welcome, Prasad. Please go ahead and ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is Anar Prasad from Bangalore. Please go ahead and ask your question. Two questions. Our foreign exchange reserves consistently falling. Now it is, as of yesterday, it is 560 billion. Would it have a bad impact on the market? My second question is, the IT sector is doing very bad, and the report from JP Morgan has said that most of our leading IT companies have tied up with SVB. So what will be the impact of these IT companies in India? These are my two questions. Yeah, very good questions, Mr. Prasad. Coming to your first question on forex reserves falling, please note that I first of all appreciate your updated information you have on the quantum of forex reserves our country has. I think $560 or $570 billion are pretty much enough, Mr. Prasad, for about 10 to 11 months of our imports. And the good news which came from on the economic front was that our balance of payment in the last month was amongst the lowest in the last several months. It was, I think, about 17 or 18 billion dollars, whereas at one point of time it had climbed to $30 billion plus. So I think we are doing pretty well. Our exports are likely to be about $750 billion, including the services import, which are services export, which are particularly doing very well. So therefore, I think we have a very healthy forex reserve. We are amongst the world's top 5 to 6 countries in terms of forex reserves. So there is no need to worry. So because there is no need to worry, so I don't think markets would react to falling forex reserve. That's your first question. Second question was relating to IT sector. Well, not all IT companies, Mr. Prasad, have a relationship with SVB, the Silicon Valley Bank, which unfortunately, faced that situation. Our IT companies have a global presence. There's no doubt Silicon Valley Bank was having a presence in India and at other places. But I really don't see any alarm because of that. IT sector per se, Mr. Prasad, has been suffering because after COVID, when the work from home was over and the boom in IT sector settled down, I think the boom has settled down, but there's nothing negative about IT sector. Indian IT sector is very strong, and I'm sure this is a passing phase. And in the times to come, if you're getting stocks at attractive prices of IT companies where the valuations have become attractive, because we don't name companies here, otherwise we could have listed. We don't, as a matter of principle, we don't name them here. So my advice to the listeners is that if you're finding any IT company at attractive valuation, please invest in an SIP format, and I'm sure it's going to pay you back a very handsome return in the times to come. जी, और कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु शाह जी लाइन पे हैं। अतनु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। Yes, good evening, sir. Good evening to everybody, sir. Good evening.
My question is how voice-based radio, interactive voice-based radio, inclusion financial education to the genders, sir, commonly male-female genders. And my second question, please explain the female participation, its GDP ratio inside Indian financial condition. Thank you. Okay, because I think his first question is related Inclusive. to that how is radio playing a role in inclusive education. But I think Prasar Bharati has got a lot of radio channels to the best of my knowledge, and I keep listening to them. I'm a regular listener, by the way. I mean, so I'm sure there are a lot of radio stations which are dedicatedly being run for education, not just primary education, but also higher and graduation level education. Apart from that, Mr. Tanusha, there are a lot of programs, even the program which we are doing right now. I think somewhere or the other, it is again related to education. It is educating you about the market, educating you about economy. But if you're talking of primary education, I'm sure you're not tuning into all the Prasar Bharati channels. If you tune into your traditional radio, you will find a lot of इनफैक्ट शरद जी जो एजुकेशन की बात करें तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी रेडियो के माध्यम से काफी होती है. इग्नू का पूरा चैनल है इसके रेडियो का जो प्रॉपर एजुकेशन देते हैं डिफरेंट लेवल पे वो. और बाकी जैसा आपने कहा कि प्रसार भारती के जितने भी हमारे चैनल्स हैं वो इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन दोनों चीजें एक साथ देते हैं. हाँ बिल्कुल, धन्यवाद. दूसरा, आई थिंक द सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन जीडीपी. I can tell you, Mr. Tanusha, a very, very interesting piece of data that 23% of women in our country contribute to the economic activity. Now, it doesn't mean the rest of the 77% do not contribute. They contribute indirectly. My salute to all the homemakers who from behind the scenes, they run their male fraternity. If the homemakers don't work, I'm sorry, a lot of male fraternity who are productive in GDP may not be able to perform their work. उनका तो खाना वाना ही सब बंद हो जाएगा. तो let me put it in a different way, Mr. Tanusha. In my view, 100% of the women contribute to 100% of the GDP. This is my salute to women because we've just passed the Women's Day here. Joining us from Delhi is Satish. A warm welcome, Satish. थैंक यू शरद जी. मेरा क्वेश्चन ये है जी, जो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ये शेयर्स डाल देते हैं जी, क्या इसका कोई प्रोसीजर है कि भाई पहले आप नोटिस दो शेयर होल्डर को तो बताइए कि आपके डिविडेंड खाते में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 7 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है जी नहीं जाने के लिए. और अभी रिसेंटली मेरे कुछ शेयर्स फिर डाल दिए. मैंने पहले भी आपसे पूछा था जी, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड से शेयर्स कैसे वापस लेने हैं जी, लेकिन वो प्रोसीजर बहुत कम्बरसम है और कोई इजी वे भी आउट नहीं है. मैं सतीश जी आपका सवाल समझ में आ गया. देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं होता है कि बिना नोटिस के डाल दिए जाते हैं. ये हो सकता है कि जो संपर्क के सूत्र आपने दिए हुए हैं इन्वेस्टर एजुकेशन फंड को या जिस भी कंपनी के शेयर्स वो डालते हैं, वो हो सकता है वो फोन नंबर या वो ईमेल एड्रेस या आपका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पर फर्क मेंशन्ड हो और आप तक वो सूचना नहीं पहुंच पा रही हो. पहली बार आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का जवाब ये है. दूसरा, आपने पूछा कि उसको प्रोसीजर कम्बरसम नहीं है. मुझे लग रहा है आप कहीं किसी ऑनलाइन लूप में फंस गए हैं, क्योंकि इसका पहली बात तो प्रोसीजर ऑनलाइन है. और जहां तक मेरी जानकारी है सतीश जी, आप दिल्ली से हैं, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो. क्योंकि आप दिल्ली से हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा आप ये लाभ उठा सकते हैं. हम इस समय बैठ के जहां कार्यक्रम कर रहे हैं हम संसद मार्ग पर हैं और ठीक संसद मार्ग के हम आकाशवाणी भवन के ठीक सामने इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का ऑफिस है. तो मेरी आपको सलाह है, क्योंकि आप इतने ज्यादा परेशान हैं अपने शेयर्स को लेकर, मैंने पहले भी इनका सवाल पिछले हफ्ते भी बल्कि मैं सुन रहा था उससे पहले भी पूछ चुके हैं. सतीश जी, मैं आपको निजी रूप से सलाह दूंगा कि आप उस ऑफिस में आएं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है, शक व शुबा नहीं है कि आपकी समस्या का वहां निस्तारण नहीं होगा. संसद मार्ग पर बहुत ही प्रोमिनेंटली रिजर्व बैंक के पास में उसका ऑफिस है. आप वहां आए और अपनी समस्या का समाधान करें. आपको वहां जाके दिक्कत आती है तो आप फिर हमें बताइएगा, हम देखते हैं उसके लिए अगर कुछ और हो सकता है. पर फिलहाल जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया, मुझे 100% उस पर यकीन है कि आपका काम हो जाएगा. जी. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं. गौरव, नमस्कार. बताइए क्या पूछना चाहते हैं. Good evening, Market Infra team. Good evening. Considering all the news that we have in hand, like in regard to STD and other issues, Ukraine-Russia war is almost on and on. So, where do you see now market? Is there any more downside, or market has digested all the news and whatever value it is at is giving you the current value and market value? And how do you see which sector will benefit more for
China Plus One policy, which sector in India will benefit more from China Plus One policy? Thank you. Okay, Gaurav, that's a very good question. See, Gaurav, at the outset, I would like to tell you that it's very difficult to find out the bottom of the market. Likewise, it's very difficult to gaze upon the top of the market. But then, as you rightly said, because of the failure of the problems in some of the banks in America, the market has been jittery, and before that, a particular business group had a problem. So I think the crisis, I would say, is not yet over. What we saw on Friday is probably a bit of a short covering in the American markets, and it had a rippling effect on the Indian markets as well. See, overall, I think before the problem came, the sentiment was gradually getting better, but then, and the market news flow is continuous, it never stops. So we'll have to wait and see, Gaurav, in the coming week as to how the banking crisis in America, and then we heard about Credit Suisse, and Credit Suisse problem, one of the biggest banks in Europe. So when the interest rates were hiked so much by the American Fed that I think the after effects of that medicine are being felt right now. So therefore, my take on the market in the coming week is it is going to remain very volatile, and I think we'll have to, sometimes the fundamentals and the technicals in the market don't work. This is one of those times when the news flow drives the market. So I think we'll have to wait for what kind of news we are getting it. But technically speaking, market breached its bottom support level of 17,000. It went up, but then I still fear, if on a single news, it can again go down. So therefore, keep a watch on the market. For traders, I would say, you'll have to be very careful. For investors, I think some of the stock valuations have become very attractive. So I think you can look for attractive PE multiples and invest on an SIP basis. My advice to you. Russia-Ukraine war is also not over, Gaurav, by the way. Then you asked about which sectors would benefit from China Plus One policy. My take is defense sector. My take is electric vehicles. My take is anything which is related to Make in India. I think you should invest FMCG, plastics, chemicals. I think these are the areas but then keep a long-term perspective, Gaurav, and do not be very aggressive because the market is going through a bit of a tough time. So don't be very aggressive. My advice to all the listeners is that please invest in smaller denominations. Do not go for all investment at one go कि अब तो market 17,000 पे आ गया है तो जितना पैसा है सब लगा दो अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा. When you do it in smaller parts, you average out your investments, and then over the period of 2-3 years, you will find that you will get a time to exit at a profit, Gaurav. From Gurugram, we are joined in by Deepak. Deepak, a warm welcome. नमस्कार शरद जी. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा सलाह देते हैं कि गोल्ड में भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए जी. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि किस तरह के गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहता है, फिजिकली या गोल्ड बॉन्ड में, दोनों में फर्क क्या है और दोनों में ही सेल परचेज में टैक्स इम्प्लीमेशन क्या है, और अगर हम गोल्ड बॉन्ड लेते हैं जिसका एक टाइम पीरियड 5 to 8 ईयर है, 8 साल बाद आप क्या सोचते हैं कि अगर आज कोई 5500 का रेट है तो क्या व्हाट वुड बी द रेट दैट टाइम? थैंक यू सर. दीपक, पहली बात तो धन्यवाद ये मुद्दा उठाने के लिए. मैं लगातार कहता आया हूं, उस समय मुझे याद है जब मैं अभी कुछ हफ्ते पहले जिक्र करता था गोल्ड 50,000 के आसपास था, और मैं आज की जो कीमत लूं, अभी जो दोपहर को कमोडिटी मार्केट अभी भी खुली हुई है 58-59,000 के आसपास गोल्ड पहुंच गया. तो किसी ने अगर तब किया होगा तो 2 महीने में आपको करीब 20% के आसपास रिटर्न्स आ गए हैं 2 महीने के अंदर. और मैं अभी भी मानता हूं कि गोल्ड में अभी ऊपर जाने की बहुत गुंजाइश है. जब से ये अमेरिकन बैंकिंग प्रॉब्लम शुरू हुई तो लोग सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, उसकी वजह से गोल्ड में बहुत सारा निवेश आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अमेरिका में खासकर गोल्ड $2,000 प्रति आउंस के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है. आपने दूसरा सवाल पूछा, उस पर तो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि फिजिकल फॉर्म में, तो मेरा तो ये मानना है कि आप उसको अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बहुत अच्छा भारत सरकार ने एक विकल्प निकाला है और वो बहुत अच्छा माध्यम है आपको गोल्ड के फायदे उठाने का. उसके एडवांटेजेस है. एक तो वो आपको डीमैट फॉर्म में होता है, सॉफ्ट फॉर्म में, कहीं खो जाने का डर नहीं, कोई कहीं चोरी होने का डर नहीं, वरना गोल्ड लेके लोग जनरली लॉकर में रख देते हैं. और उसकी ज्वेलरी अगर आप बनवा लेते हैं तो ज्वेलरी आपको पता है उसमें थोड़ा खोट होता है. ज्वेलरी की ऑर्नामेंटल वैल्यू तो है पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं रहती है, तो उसको आप खरीद बेच, जहां तक 5 से 8 साल का सवाल है, जी हाँ उसमें लॉक इन है, पर उसकी ट्रेडिंग भी होती है. ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं होती. अगर आपकी कीमत बढ़ गई है तो अच्छी प्राइस पे बिक जाता है, और उस पर आपको मालूम होगा कि कैपिटल गेन, अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन से भी राहत मिलती है. ब्याज मिलता है उस पर 2.5% का, वो जरूर टैक्सेबल होता है. तो हर हालात में मुझे लगता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेटर हैं.
और लंबी अवधि के लिए अच्छा है। 5 साल 8 साल के हैं तो आपकी जल्दी नजर नहीं जाती। अब मैं तो बोलता हूं सोने के साथ सो जाइए, मतलब सो जाइए, मतलब उसको जल्दी जल्दी देखिए मत, बहुत जल्दी जल्दी। जितना लंबा आप रखेंगे उतना आपको वो प्रॉफिट। और अगर आप पिछले 10 15 20 साल का गोल्ड का रिटर्न देखें, बहुत अच्छा गोल्ड ने रिटर्न दिया। और आगे आगे जो परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति जो बन रही है, जियोपॉलिटिकल जिसको हम कहते हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड यहां से भी ऊपर जाने की गुंजाइश है अगर आप उसको लंबी अवधि के लिए रखते हैं। पूछते रहिएगा आप गोल्ड के क्वेश्चन, हमें बताने में अच्छा लगता है, हमें बहुत अपने आप को अमीर फील करते हैं जब आप गोल्ड का सवाल पूछते हैं जी। और थाने से हमारे श्रोता गुरुनाथ जी लाइन पे हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी सर नमस्कार। सर कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा क्वेश्चन था, सर ये जो अमेरिका में जो बैंकों में जो गड़बड़ी देखी जाती है सर, ये जो 2008 में लेमन ब्रदर्स का जो क्रैश हुआ जी, क्रैशेस देखा गया, उस टाइम भी मंदी बहुत जबरदस्त देखी गई थी जी में, और अभी ये सिलिकॉन वैली के अभी हो गए। तो सर ये मतलब और भी इनकी बैंक मतलब कुछ कतार में है जो क्रैश कर सकते हैं, और ये जब उनकी बैंक जब क्रैश करते हैं तो हमारे जो मार्केट पे, जो स्टॉक मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट देखा जाता है, क्योंकि देखा गया है सिलिकॉन वैली के बाद लगातार 2-3 दिन मार्केट गिरी जी। तो सर मतलब ऐसी कोई और भी बैंक क्रैश हो सकती है क्या उधर? गुरुनाथ जी हम तो शुभ बोलें कि हम तो उम्मीद करें कि ना ही हो, ऐसा तो अच्छा है। पर ये बात ठीक है, देखिए अमेरिकन फेड ने बहुत वो बनाए, बहुत सारे रेट बढ़ाए, एक के बाद एक रेट बढ़ता रहा, और उन रेट बढ़ने की वजह से वहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जैसे बैंकों की थोड़ी सी हालत जो थी, जिन्होंने लोअर प्राइस पे बॉन्ड, लोअर कूपन रेट पे बॉन्ड्स लिए हुए थे, बॉन्ड का रेट गिर गया उनका, क्योंकि कहां 0.25% और कहां 5%, तो उनको और बहुत सारे डिपॉजिटर्स पैसा वापस निकालने आ गए। उन्होंने पैसा अपना 60% सिलिकॉन वैली बैंक की बात कर रहा हूं, उन्होंने फंसा रखा था बॉन्ड्स में। तो ये समस्या मुझे लग रहा है फेड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वजह से आई है, और इसको अभी थोड़ा सा डोमिनोज इफेक्ट मुझे लग रहा है कि हो सकता है। पर भारतीय मार्केट पर देखिए असर होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी गुरुनाथ जी एक दुनिया की ग्लोबल फैमिली का हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। आपको पता होगा सुबह जब मार्केट खुलती है तो एक SGX निफ्टी होता है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, वो अमेरिका की मार्केट से क्यों लेके हम सुबह खुलते हैं कि आज वहां माहौल कैसा था, चलिए हम भी ऊपर खुलें या नीचे खुलें, उसके बाद वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती है। तो इसलिए उसका असर तो रहेगा, जब तक वहां पर समस्या रहेगी तब तक थोड़ा सा असर गुरुनाथ जी देखने को मिलेगा। तो आप तो बहुत पुराने मार्केट के ऑब्जर्वर हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से चलिए, अब निवेश करिए छोटा छोटा करके जी। और दिल्ली से हमारे श्रोता रेखा लाइन पे हैं। रेखा जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? Namaskar, good evening to whole Market Center team. Sir, I would like to know about how we calculate the P multiples. How it is calculated? Okay. There is a question only to know how it is being calculated. If you can throw light on that. All right. Okay, Rekha, the method to calculate, PE, as you know, is price earning ratio. And the price is the market price of the share at what is the current market price. Earnings are calculated on the basis of EPS. So EPS is earning per share when we divide the total profits of the company by the total number of shares. So we get price per share. So that's called EPS. That is the denominator. And the numerator is price. So current price divided by earning per share. And earning per share is calculated on the basis of total profit divided by total number of shares. That is how much profit has been allocated for each share. So when you divide P by E, that is price by EPS, you get the PE multiple. For your information, lower the PE multiple, the better it is, because if a PE multiple is very high, then it is indicative of an overvalued market. We all know that Indian markets are slightly overvalued, they are at a premium as compared to the world markets. I hope you've learned PE, and next time when you invest in stocks, Rekha, you would be able to calculate PE and then go ahead. Of course, you should compare it with other stocks of the same sector as well. Yeah. और दिल्ली से हमारे श्रोता अनिल और गुरुग्राम से वरुण लाइन पे हैं। उनसे अनुरोध है कि 2 मिनट प्रतीक्षा करें। हम ले रहे हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में बढ़कर 33% तक हो जाएगी। गांधीनगर में आज 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि सरकार देश भर की पंचायतों से 2 लाख ग्रामीण डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे डेयरी क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि
वृद्धि दर मौजूदा 6.6% से बढ़कर 13.80% हो जाएगी। And the two-day meeting of the Startup 20 Engagement Group under India's G20 presidency began today at Chintan Bhavan in Gangtok. The Startup 20 Engagement Group aims to bring together global startup systems while ensuring that every nation has the freedom to grow its unique ecosystem. Addressing the inaugural session of Startup 20 Sikkim Sabha, Sikkim Chief Minister P.S. Tamang said, Startup 20 is the perfect opportunity for bringing together and synergizing key stakeholders in a world that needs innovation, digitization, dynamic energy and technology breakthroughs. और दिल्ली से हमारे श्रोता अनिल लाइन पे हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है। मुझे ये बताइए कि डॉलर और शेयर मार्केट का क्या आपस में लिंक है? मीन्स जब शेयर मार्केट घटता है तो डॉलर बढ़ता है और जब शेयर मार्केट मतलब वाइस वर्सा है। जी पूछना है। थैंक यू। जी हाँ अनिल जी, बहुत अच्छा सवाल है। समझिए ऐसा ही लिंक है जैसे चाचा भतीजा का होता है, अगर मैं इसको हंसी मजाक के मूड में कहूं। पर चलिए सीरियस बात यह है कि क्योंकि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, या मैं उल्टा कहूं, अगर शेयर मार्केट आपको गिरता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने यहां से पैसा निकाला है। हम रोज FIIs और FPIs की जो शेयर मार्केट में पैसा आता और जाता है उसकी फिगर निकालते हैं, तो आप देखते होंगे कि जिस दिन उनका पैसा जाता है, कभी कभी इसके अलावा भी होता है पर ज्यादातर ऐसा होता है जिस दिन उनका पैसा जाता है उस दिन डॉलर मजबूत हो जाता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो उससे डॉलर मजबूत हो जाता है। जब उनका पैसा भारत में आता है तो आपको कुछ हद तक शेयर मार्केट इसका मतलब उस दिन अच्छा परफॉर्म किया। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, पर कभी कभी एक्सेप्शंस भी होती हैं क्योंकि DII उसको मैच करता हुआ इसलिए शेयर मार्केट का मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर मुख्यतः ये है। बाकी ये बहुत लंबा डिस्कशन है अनिल जी, दोबारा करिएगा तो मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे घड़ी पे मैं देख रहा हूं तो समय कम नजर आ रहा है जी। From Gurugram we are joined in by Barun. Barun, a warm welcome. Please ask your question. Very good evening to the Market Mantra team. And good evening. My question is regarding in an overall portfolio, how much percentage should be given to investment in bonds? Yeah. And also if currently this is the right time to invest in it. Thank you. You see, Barun, investment in bonds, it depends on an individual's risk appetite. When we design somebody's investment portfolio, Barun, it is done on the basis of a lot of factors. We would like to see your long-term aspirations. We would like to see your risk appetite. We would also like to see how much of the total funds that you want. We would also like to see that whether you need fixed return investments or you need variable return investments. So I think this particular advice that how much should be in bonds is given on the basis of an individual interaction with the person. So my advice is if you can reveal some details, but principally I can tell you that investment in bonds, I don't know, if you've got an average risk appetite, my advice to you is that you can probably keep about 20 to 30% because bonds generally carry a fixed coupon rate. Unless, of course, they are traded in the market and you get variable. So it purely depends, Barun, on your risk appetite. So next time when you call, please let us know how adventurous you are, how aggressive you are in making the investments. Then I'll be in a better position to advise you. I hope you get the point. It's very individualistic and very specific. जी शरद जी, और हमारे अंतिम श्रोता दिल्ली से राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, समय बहुत कम है, बहुत ही संक्षेप में अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, जल्दी से पूछें। हेलो। जी जी, सवाल पूछें। I think we've lost touch with him, but Rajendra ji, we request you to call us next Saturday, and we'll certainly take your call at that time. Ji. Quickly, how do you see in the coming week the markets behaving? I think, Rajesh, as I said, it will be based on news flow because the technical indicators do indicate a breaching of 17,000 as a danger point. So Ji. therefore, let's wait for the news flow to come in. शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, Prime Minister says India's millet mission to be a blessing for 2.5 crore small farmers inaugurates Global Millets Conference in New Delhi. India's share in global dairy sector set to increase by up to 33% in the next decade, says Union Minister Amit Shah. And second meeting of Startup 20 Engagement Group under India's G20 presidency begins in Gangtok. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.